चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पशु हत्या पे प्रतिबंध। चलिए याद है तुम लोग को एकदम ऐसे ही आप लोग सुनाइए एकदम राक्षस की तरह। क्या कर रहा है? नहीं एकदम ऐसे ही आप लोग राक्षस और राक्षसनी की तरह एकदम अच्छे से याद रखिए। एकदम याद है आप लोग को। कैसे याद है? राक्षस की तरह। तुम राक्षस लायक भी नहीं है। बेचारा दम लगा के बोलता है तो और आवाज इसका धीमा हो जाता है। खाता पीता ही नहीं है बेचारा। चलिए वो इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में, स्तूपों के बारे, सॉरी शिलालेखों के बारे, चतुर्दश शिलालेख के बारे में बताए थे, जो एक जगह से तो मिला ही नहीं है। एक रोहतास से मिला, एक उधर लाहौर के पास मिला, एक कर्नाटक में मिला, एक दिल्ली में मिला। तो ये 14 अलग अलग जगह से मिले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब जगह इधर उधर बिखरे हुए थे, मिले थे सब। अब कुछ अशोक के छोटे शिलालेखों के बारे में हम लोग देखते हैं। किसके बारे में? छोटा से। पहला आता है रुमनदेई अभिलेख। कौन सा? रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख। ये गलती लिख दिया मटेरियल में, ये लुम्बिनी में है। कहाँ है? लुम्बिनी। आपने अफगानिस्तान लिख दिया, तो ये कहाँ पर है? लुम्बिनी में। सबसे छोटा है। समझ में आ गया कि नहीं? कहाँ पे है? लुम्बिनी में। कहाँ पे है? लुम्बिनी। सबसे छोटा शिलालेख रुमनदेई अभिलेख। यही एक अभिलेख है जिसमें प्रशासन की चर्चा नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। उसमें क्या लिखना होगा? हा? यहाँ तो पीडीएफ नहीं रखा है, दूसरा पीडीएफ है। दूसरा पीडीएफ है जी। रखना तो है क्योंकि सुधारने में दिक्कत होता है। फिर ये सब क्या सुधारेगा? सब रखा रहता होगा, कोनो लेके चल गया होगा। और बकलवा ले गया था, यही ले गया था। अफगानिस्तान के कंधार लिख दिया है, वो क्या होना चाहिए? लुम्बिनी होना चाहिए। अरमाइड लिपि यहाँ तक काट दीजिएगा। इसमें लिखना होगा यह बस पहला 2 शब्द काट दीजिएगा। उसके बाद यह सबसे छोटा अभिलेख है। सही है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक प्रशासन की चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा किया है। बाकी सब चीज इसमें क्या है? सही है। रुमनदेई अभिलेख हो गया। अरमाइड भी काटना है। अफगानिस्तान में रहेगा तब ना अरमाइड होगा। हो गया। रुमनदेई अभिलेख में प्रशासन की चर्चा है, आर्थिक क्रियाकलाप की। दूसरा आपका है तो कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख उसकी पत्नी कारू बाकी का। कारू बाकी। उसकी सबसे फेवरेट पत्नी कौन थी? कारू। सबसे फेवरेट कारू। अब ये या तो कम झगड़ा करती होगी या फिर अशोक, या तो एकदम बाद वाली होगी। सबसे बाद वाली होगी। अब जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग इसकी अशोक से बहुत अच्छी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मायने रखता है क्या चीज? अंडरस्टैंडिंग का होना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी। कल बताए थे ना दोनों लोग को, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और महिला सबको भी चाहिए कि थोड़ा पुरुषों की अंडरस्टैंडिंग समझे, और पुरुष को भी चाहिए कि महिला की अंडरस्टैंडिंग समझे। समझ में आ गया कि नहीं? पुरुष की एक खराबी होती है, जो बात बोलेंगे वो उसको एज इट इज समझ जाता है। एज इट इज समझ जाएगा। अगर कहेंगे भाग यहाँ से, तो ये नहीं समझेगा मजाक में बोल रहे हैं कि गुस्सा में बोल रहे हैं, भाग जाएगा वहां से। वो एज इट इज समझता है। और महिला किसी चीज को थोड़ा सा ओवर चढ़ा के बोलेगा, कहेगी कि तुम मेरा थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हो। मतलब उसके कहने का है कि तुम बस 90% ध्यान रखते हो, 10% गलती कर देते हो। कहने का उसका सेंस ये है, लेकिन वो क्या कहेगी? तुमको तो हमारा चिंता ही नहीं है। अब वो पुरुष उसको एज इट इज समझ जाएगा। बताओ, एक इतना ध्यान रखता है, करिए कोई चिंता नहीं, तो भाग भाई। समझ में आ गया कि नहीं? वो सुना देगा, कहेगा एक इतना ख्याल रखो, कहते हैं कि कोई चिंता नहीं हमारा। पुरुष की खराबी वो कितना एज इट इज ऑब्जर्व करता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आई सब
सब नोट करके लिख रही है सर, हाँ नोट करके लिखो, ये बहुत काम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा काम आएगा। और तुम लोग लड़का लोग भी, लाइव वाले सब लोग एज इट इज नहीं समझ जाना, मेंटेलिटी समझो किसी को। आप देखेंगे हमारी मम्मी घुस जाती है तो कहती है जब से पैदा पहले हमारा टेंशन देता ही हमको कहती है जब से पैदा पहले हमारा टेंशन देता ही अब ऐसा थोड़ी है कि भाई हम उनको टेंशन दे रहे हैं, लेकिन वो घुस जाएंगी ना तो बात समझ, महिला का गुस्सा बस 10%, बाकी 90% आप ही के पेपर में, लेकिन वो पूरा लेके 100% मतलब हम मम्मी को टेंशन देते हैं। आज भी घुस जाती है तो यही कहती है जब से पैदा पहले हमारा शांति से रहने के दिलाई ऐसा नहीं है। तो मम्मी जब शांत हो जाती है हम समझाते हैं, देखिए मम्मी ये महिला की मेंटेलिटी होती है। अरे तुरंत समझा देंगे तो 2-4 बेलना दे देंगे हमको 2 दिन बाद समझाते हैं कि देखिए कहानी सुनिए यहाँ पे, तो कहती सही है बोलता है तू बात समझे ना। महिला लोग यही कि अब 90% अगर कोई आपका केयर कर रहा है 10% के लिए तो उसको स्पष्ट बोलिए ना कि 90% ठीक ठाक है, 10% और सही कर दो 100% हो जाएगा। तो ना किए क्या है आप हमारे लिए, समझ गए कि नहीं? क्या अजब वाल ये सब चीज, तो ये सबको समझिए। यही अंडरस्टैंडिंग किसके साथ थी? कारू। ये कभी नहीं कहती थी कि आप क्या किए, स्पष्ट बोलती थी 10% खराबी है, तो समझता तो 10% सुधारना है सुधर जाएगा। अब आप बताओ कोई कहेगा कि 100% बकलोल है तो आप सुधरेंगे? जो बड़ी मेहनत लगेगा 100% सर ये कौन है करी कि नहीं सर हम तो 15% वाला कमी को बोलते हैं। रोनिका 15%, हाँ भाई तू 15-85 वाला होगी। आप लड़का लोग समझ रहे हैं ना, उसकी बातों को एज इट इज नहीं लिया गया। और आप लोग कम से कम जो सिंधु सभ्यता से स्टाइल चलते आ रहा है, लड़की को खाना तो इनसे गड़बड़ बनेगा तो बोल दो तो घुसिया बोल जाओ। अरे कुछ तो अपडेट करो लोग। आज ही ओइंगन घुसियाती है जैसे 1840 में घुसियाती थी, कुछ तो अपडेट करो। हमरे बैच का नहीं घुसियाएगा सब कहीं यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा को मन करता है बड़ी मार मारे सबको, लड़का लड़की सबको मतलब बताओ ये सब चीज सिलेबस आपको खुद से एडॉप्ट रखना चाहिए। जो हम हिस्ट्री देखें कि आपको ये सब समझाए चल इसका भी पीडीएफ दे दे चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि लड़की के लिए ताजमहल बनवा दो तब वो कम में लगता है उसको ना गलत बात है। हम बताए ना, वो अगर आपको कह रही है कि कमी है तो वो 90% आपके काम से ठीक है, खुश है, उसको 10% खराब लगा। हमेशा नहीं बोलेगी, जब घुसी आएगी तब घुसी आएगी तो 1940 का बात उठाएगी, पिछले जन्म में डांटे थे हमको कौशाम्बी अभिलेख किसके लिए? पत्नी कारुबाई। अशोक ने इस कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लेते आया था। कहाँ लेते आएगा? तो इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयाग। समझ में? अकबर ने, हम क्या बोल दिए? अशोक बोल दिए। अशोक का तो था ही, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख था ही। अकबर ने कहाँ लेके आ गया? अकबर कहाँ लाया? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लेके चला गया। इसका एक हरियाणा के टोपरा में भी अभिलेख था और एक उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अभिलेख था। उत्तर प्रदेश के मेरठ, ये टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले आया गया और मेरठ अभिलेख को भी कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। और ये किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? फिरोज शाह तुगलक। अशोक के छोटे अभिलेख में बिहार में 3 ठो मिले हैं। एक रामपुरवा कहाँ मिला है? बिहार के चंपारण में। और लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये चंपारण जिला में आता है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये तीनों का तीनों कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। कौन से? कलिंग अभिलेख। किसे? कलिंग अभिलेख से।
कलिंग अभिलेख में इसने विश्व शांति की बात कही है, भले कलिंग की शांति उजाड़ दिया लेकिन कलिंग भाई कोई भी चीज जब तक एक्सट्रीम पे नहीं जाती है डाउन नहीं होती है। कोरोना को भी देखिएगा जब पीक पे गया था तो डाउन हो गया था, समझा गया कि नहीं। तो कलिंग अभिलेख में भी इसने यही कहा है कि पूरे संसार के लोग हमारे पुत्र के समान है, मैं उनकी देखभाल एक माँ के समान करता हूँ। जिस तरह माँ एक अच्छे धाय माँ को दे के अपने बच्चे को निश्चिंत हो जाती है, उसी तरह मैं समाज को राजुक नामक अधिकारी को देकर निश्चिंत हो गया हूँ। अब राजुक चाहे तो इसे क्या कर सकता है, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और गलत काम के लिए क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? काट दिए, देखो बकुलवा कुछ काट दिया। बकुला क्या काटा है, रुमन दी में खाली अफगानिस्तान काटा है। अब वहां क्या बच गया बकुला के काटने के हिसाब से? यह कंधार से मिला है देखो बस अफगानिस्तान काटा है। हम बोले थे ना कि अफगानिस्तान के कंधार में है, ये अरमाइड लिपि में सब काटना था, तो खाली क्या काट दिया है अफगानिस्तान। तुम खसी, तुम क्या काटा? जब पूरा काटा, हाँ सब बचा हुआ है, सब ये म्यूजियम में रखा हुआ है ये सब। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अफगानिस्तान में सराय कुना अभिलेख है। अफगानिस्तान में कौन सा अभिलेख? सराय। अफगानिस्तान में जितना है ग्रीक और अरमाइड में, किसमें है? ग्रीक और सराय कुना कहाँ पे है? लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया, कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया, पत्नी का अभिलेख आगे बढ़े। आप लोग भी काट लीजिए, आपका हम लोग कैसे काटे, जैसे यहाँ वाला काटा है। राजू को अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करता था कि नहीं, और बुरे लोगों को क्या करता था? दंड देता था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? फैंटेलर। किसने खोजा था? टी फैंटेलर। और सबसे पहले पढ़ने की किसने? अशोक के अभिलेख के लिए पत्थर कहां से आया था? उत्तर प्रदेश के चुनाव। अशोक की धम्म यात्रा, बताइए अशोक की धम्म यात्रा कौथे वर्ष से चालू हुई थी? 8वें वर्ष। अशोक धम्म यात्रा के माध्यम से लोगों में नैतिक ज्ञान को पहुंचाता था। 10वें वर्ष ये कहां पहुंचा था? 20वें वर्ष। हालांकि ये लगातार जब तक किया था अलग अलग जगहों पे धम्म यात्रा किया था। इसने धम्म यात्रा में सबसे ज्यादा जोर दिया था स्वनियंत्रण पर। किस पर जोर दिया था? स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण, नैतिकता, भाईचारा, मतलब एक सहिष्णुता, हर धर्मों में मेल मिलाप, यही इसके धम्म का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। बताइए अशोक की धम्म यात्रा चौथे वर्ष से चालू है। या लोगों को क्या सिखाना चाहता था? नैतिकता या सुशासन, यही सब। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से मिलती है। तो राहुलोवाद सूत्र जो पुस्तक है उससे किसकी जानकारी मिलती है? अशोक के धम्म यात्रा की जानकारी किससे मिलेगी? राहुलोवाद सूत्र। किससे मिलेगी? राहुलोवाद। अशोक की धम्म यात्रा किस चीज पर आधारित थी? स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म यात्रा किस पर नियंत्रित थी? स्वनियंत्रण। सत्यवादी होना, पवित्रता, साधुता मतलब सादा जीवन रहना, मृदुता मतलब एकदम सॉफ्ट नेचर का रहना, दान, दया, कल्याण, ये सब क्या था? धम्म में था। क्या था? धम्म। धम्म का मतलब धर्म नहीं था। पीडीएफ अपलोड है बाबू कल का ही, अब आप लोग नहीं मिल, देखिए उसको। आगे बढ़ जाए। आगे देखिए, अशोक ने कहा था व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? ब्राह्मण और भिक्षुकों का आदर कर, दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। उदार रहे। व्यक्ति को जियो और जीने दो सिद्धांत पर काम करना चाहिए। जियो और जीने दो, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अशोक युद्ध के बाद इस चीजों को काफी ज्यादा फॉलो करता था। बड़े बड़े राजा सब में अजीब अजीब गुण देखेंगे। पहले तो एक तो ये मार किया पूरा। हिटलर देखे, हिटलर उससे ज्यादा यहूदियों को तो किसी ने 60 लाख यहूदी को मार दिया। समझ में आ गया कि नहीं? किसको मार दिया? 60 लाख यहूदियों को मार दिया उसको। जिंदा मतलब अजीब अजीब सजा देके मारा था और बहुत निर्दयी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी जर्मनी जिम्मेदार, हालांकि उस समय हिटलर जिम्मेदार नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए हिटलर ही जिम्मेदार था और उसको यहूदियों से बहुत नफरत थी। आइंस्टीन को भागना पड़ा था जर्मनी छोड़ के, उन लोगों को मार दिया रहता।
बहुत ज्यादा यातना देता था, छोटे छोटे बच्चों को भूखे मार डालता था। एक तो बड़ा सा हॉल रहता था, जैसे क्लासरूम है ना, इसमें 1000 लड़कों को घुसा के ताला मार के चल दिया, 1 महीना बाद आएगा सब भूखे मरल रहेगा, सब ऐसा मारता था। और खाना शाकाहारी खाता था, कहता था जीव हत्या नहीं करना। हिटलर शाकाहारी खाना खाता था, बताइए उसको मुर्गा चिकन खिलाएगा ना, ओह माय गॉड इसकी हत्या कर दिया तुमने, मैं नहीं खाऊंगा इसे। शाकाहारी खाता था, बताइए हिटलर वहां पे शाकाहारी। अक्सर देखते हैं लोग शाकाहारी लोग थोड़ा सा मतलब जानवरों के प्रति दया रखते हैं, जानवर के प्रति तो रखा था, आदमी के प्रति नहीं रखा था। बहुत बहुत मतलब हिटलर को क्या कहते हैं, नक्शा बदल दिया रहता अगर थोड़ा दिन और जी जाता। ओवर कॉन्फिडेंस में था। सक्सेस जब होइएगा ना आप लोग, एक खराबी है सक्सेस की, जैसे जैसे आप सक्सेस होने जाइएगा आपका सक्सेस बड़ा होगा ना, तो आप एक हाइपोथेटिकल दुनिया में चले जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा, आपको अपनी प्लानिंग में कोई कमी नहीं लगेगी, दूसरे को अजीब लगने लगे। यही सबसे बड़ी खराबी होता है। हर राजा इसी चक्कर में गया है, जो राजा गया है ना इसी चक्कर में, उसको लगता है कि उसका सक्सेस कभी खत्म नहीं होगा। अरे कोई दिन सूरज निकले ढलेगा तो पक्का, 365 दिन सूरज का यही कहानी है। तो हमेशा कोई राजा का उदय होगा तो ढल हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर कितने भी चले जाइए आसमान में कोई ठिकाना नहीं होता, आना तो जमीन पे ही आपको, इसलिए जमीन से रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए। हिटलर की कहानी एक से एक है, बताइए शाकाहारी था, कोई हमारा रद्द कर दिया सबको। आगे बढ़ जाए तो अशोक की धम्म यात्रा समझ में आ गया, यानी धम्म नीति समझ में आ गया। अब कह रहा है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। देखिए मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का था कृषि, कृषि था और व्यापार भी था, लेकिन सबसे ज्यादा क्या था, कृषि। अब उस समय कृषि से जुड़े बाकी सारी चीजें भी थी, कृषि से जुड़े पशुपालन थे, कृषि से ही संबंधित व्यापार होते थे, और धातु एवं आभूषणों के भी बहुत ज्यादा व्यापार उस समय हुआ करते थे। क्योंकि भारत में उस समय वैदिक काल में तो लोहे की खोज हो चुकी थी, वैदिक काल के बाद आया था महाजनपद, और 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद मगध। अब मगध का चौथा राजवंश कौन था, ये चंद्र मौर्य। उससे पहले तो आपका कौन था, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तक्षशिला। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन हॉस्टल सुविधा उसमें नहीं था, हॉस्टल सुविधा देने वाला नालंदा। देखिए तक्षशिला में भी हॉस्टल था, लेकिन वो कैंपस के बाहर था, और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल थे उसमें सारा हॉस्टल जो था, आप जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी में ना, तो सारा नालंदा इस तरह सीक्वेंस में आपको हॉस्टल मिलेगा, और एक एक ब्लॉक कहे जाएंगे। हर ब्लॉक में आपका 30 से 40 लड़का रहता था, और यहाँ कमरे बने रहते थे। आप नालंदा खंडहर में जाइएगा ना, लाइन से ऐसे आपको कमरा बना मिलेगा, यहाँ पे ऐसे कमरा, और यहाँ एक चबूतरा मिलेगा यहाँ पर, और एक साइड में यहाँ पे कुआं मिलेगा। यहीं से टीचर पढ़ाते थे, और यहाँ पे सब बैठ के नीचवा पढ़ता था। 35 को लेके रहता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जिसका तबीयत खराब है, दिना खजुआ, चेचक, घोड़ा, फुंसी, ये सब क्लास अंदर ही रहता था, रूम के अंदर। यहीं से ना क्लास सुनाई देता था वो सबको, क्या पढ़ना है क्या नहीं। और हर रूम की सब्जेक्ट अलग थे। अगर इसमें ज्योग्राफी है तो इसमें फिलोसफी है, तो इसमें ज्योतिष है, तो इसमें चिकित्सा है, इसमें आयुर्वेद है। सर रूम का और इसमें 35 से 40 रहते थे। नालंदा का सब दिखा दीजिए। गुप्त काल आएगा तो नालंदा दिखा देंगे, जब कुमार गुप्त बनवाए थे। आप बाकी जगह जाके आप घूम लीजिएगा, हम यहाँ बता देंगे, वहां जाके रियल में आप देख लीजिएगा। आप लोग गए किए होंगे नालंदा। आगे बढ़े। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, निजी भूमि को भाग कहा जाता था। निजी भूमि को भाग, सरकारी भूमि सीता भूमि कहा जाता। बिना वर्षा की अच्छी खेती को क्या कहा जाता, आदेक मृतक कहा जाता था। ये उपजाऊ खेत होती थी, क्या होती थी, उपजाऊ। कृषि कर अलग अलग था। देखिए टैक्स हमेशा अलग अलग रहा है किसी के भी समय में। कोई 1/6 लिया, तो कोई 1/4 लिया, तो कोई 1/8 लिया। अब भारत में ही टैक्स दीजिए। देखिए एक समय था जब 2.5 लाख पे टैक्स लगता था, कभी हुआ तो 5 लाख पे हुआ, तो अलग अलग टैक्स का स्लैब रहा। लेकिन 1/4 1/6 यही ज्यादा चला था मौर्य काल में टैक्स में। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, बिक्री कर कितना था, 10% था, यानी 10वां भाग था बिक्री कर। भूमि माप करने वालों को राजू कहा जाता था। भूमि माप करने वाले को क्या कहते हैं, राजू का। धार्मिक कर को बलि कहते थे। जैसे धार्मिक चंदा कर ये सबको क्या कहा जाता है, बलि। धार्मिक कर को बलि। सरकारी भूमि चारागाह को क्या कहते थे, विदित कहता था। चारागाह को
विविध कहते थे। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय कर लिया जाता था, अकाल के समय कोई कर नहीं ले। चारागाह की भूमि को विविध, चारागाह की भूमि को बिक्री कर कितना परसेंट 10, धार्मिक कर को बाली, सरकारी भूमि सीधा, निजी भूमि भाग, टैक्स 1/6 से 1/4, अलग अलग के समय अलग अलग टैक्स लिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला करा मौर्यकालीन मुद्रा। नाम रहता है उसका सीता भूमि। अब आप आइएगा दिल्ली सल्तनत के समय तो उस समय खालसा भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि क्या कहा जाता है? खालसा भूमि। और इसके समय क्या कहा जाता है? सीधा भूमि का। समझा गया कि नहीं? अभी बिहार में अभी क्या कहा जाता है? गैर मजरूआ। नहीं सुने हैं? बिहार में ना पोखरा ओखरा जो रहेगा वो सब किस में चल जाता है? गैर मजरूआ। सरकारी गैर मजरूआ है, एगो आम गैर मजरूआ। आम गैर मजरूआ में सब लोग अपना कभी कोई छठ का पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सरकारी गैर मजरूआ में कब्जा लेंगे तो आके तूर देगा। अक्सर लोग देहात में ना कब्जिया लेता है। देहात में ना सब चीज ठीक लगता है, एक ही चीज खराब लगता है, सड़किया पतला कर देगा। घर के पीछे जमीन छोड़ेगा, सड़किया पतला कर देगा। रद्द कर दिया बाप। हाँ बस इधर दुवरिया सड़क। अरे भाई गाड़िया बड़ी गाड़ी उड़ी घुसेगी तो शहर का डेवलपमेंट होगा। अब कौन जी डेवलपमेंट करने वाले लोग कौन जी साइकिल से आते हैं? मतलब गांव, एक एक गांव में ऐसा ऐसा सड़क है जिसको देखकर ये फील होता है ना कि सड़क को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि 4 व्हीलर ना घुस सके। ऐसा मोड़ देगा ना 9 अजीब टाइप का ऐसे मोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा। मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? पर्ण कहते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा को पर्ण किसका हुआ करता था? चांदी का। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के को पर्ण, सोने के सिक्के को स्वर्ण ही कहते थे। सोने के सिक्के को स्वर्ण। मुद्रा की परीक्षा करने वाला अधिकारी को रुद्र दर्शक। मुद्रा की जांच करने वाला रुद्र दर्शक। मुद्रा जांच करने वाला रुद्र दर्शक। चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्का और उसमें कुछ मिला देते थे तो उसे कारसर पर्ण। उसमें कई चीज मिला दिया जाता था तो कारसर। शुद्ध चांदी का सिक्का पर्ण और कुछ मिला दिए तो कारसर पर्ण। जांच करेगा रुद्र दर्शक। सोने के सिक्के को स्वर्ण या निष्क, स्वर्ण या निष्क, स्वर्ण ही कहा जाता था। सोने के सिक्के को स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा कहा जाता, नहीं तो निष्क भी कहते थे। स्वर्ण मुद्रा या निष्क। चांदी का सिक्का पर्ण, सोने का सिक्का स्वर्ण, नहीं तो निष्क। चांदी के सिक्के में जब मिला देते थे तो कारसर पर्ण। मुद्रा की जांच करने वाले को क्या कहते थे? रुद्र दर्शक। सोने के सिक्के को, तांबे के सिक्के को मास्क, तांबे के सिक्के को मास्क, नहीं तो काकनी। तांबे के सिक्के को मास्क या काकनी। तांबे का सिक्का मास्क, नहीं तो काकनी। मौर्यकालीन संगठन। मौर्यकाल में अलग अलग टाइप के क्या बनाए गए थे? संगठन। अभी भी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? संगठन होते हैं। उस समय मौर्य काल में भी 3 प्रमुख संगठन था। पहला था श्रेणी, ये शिल्पकारों का क्या था? संगठन था। व्यापार, उस समय कपड़े का प्रयोग बहुत ज्यादा था, कपड़ा का व्यापार। आज भी भारत में सबसे ज्यादा व्यापार खेती के बाद अगर लोग किसी चीज में जुड़े हैं तो कपड़ा उद्योग में। कपड़ा आप देखेंगे हर गांव चौराहा पे एगो कपड़ा का दुकान मिलेगा आप लोग को। तो बताइए किसमें? लुधियाना नाम है उसका। अच्छा रोजगार बोल रहा है। आगे देखते। श्रेणी किसका संगठन था? निगम किसका था? व्यापारियों, व्यापारियों का। शिल्पकारों का। सार्थवा किसका था? कारवा या काफिला? काफिला का क्या था? सार्थवा। काफिला या कारवा किसे कहते थे? पहले जमाने में सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी या पॉपुलेशन बहुत ही कम था, तो व्यापारी जब जाते थे तो रास्ते में लूट लेता था सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज बिहार में भी पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अभी थोड़ा सा कम है, खत्म तो नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत कम है यहाँ। तो ट्रेन और लूट लेता था सब, बहुत नॉर्मल होता था। आप सब छोड़िए ना, आज भी आप पटना में उतरिएगा, सुबह 4 बजे अगर आप ये नहर होके आइएगा मोबाइल छीन लेगा। ये लोहार लेना ना यहाँ से,
सुबह 4, साढ़े 3, 4 बजे अगर ट्रेन से आ रहे हैं, उतर के अगर इधर आ गए तो छीन लेगा। तो आज के डेट में समझ में गए, जुलाई 2022, और आपको अगर मोबाइल वापस चाहिए तो गलती से भी पुलिस के पास मत जाइए, वहाँ के किसी आदमी को पकड़िए, वो बता देगा कि हाँ फलानिया आदमी ये काम करता है, वही लिया होगा। मतलब एक हमारे स्टाफे का कुछ छीन लिया था, 10:30 बजे 11 बजे जा रहा था घर, वो छीन लिया। उधर जाके कोई बाद में उसको पता चला, हम खबर भिजवाए कि हमारे स्टाफ का छीन लिया। तो कह रहा है कि टाइम देख रहे थे, छीन लिया उसको। समझिए ध्यान। तो ये सारी चीजें क्यों? बेरोजगारी एकदम भयानक, और थोड़ा शिक्षा और संस्कार की कमी। बेरोजगारी का मतलब क्या, किसी के जान मार दीजिएगा? तो बहुत ज्यादा सब होता था। तो अशोक के समय या हर पहले के समय में ऐसा ही होता था। तो लोग पूरा का पूरा क्या करते थे, लूट लेते थे। तो जो भी व्यापारी चलते थे कारवां में चलते थे। कारवां मतलब काफिला, ग्रुप बना के पूरा 100-200 का ग्रुप बनता चलता था। सबके साथ 5-5, 6-6 तो लाठी लेके रेडी रहता था मारने उड़ने के लिए, मार यहाँ से, तो लेके जाता था वहां पे। तो कारवां जो था उसका क्या था, सार्थवा। कारवां का सार्थ, व्यापारियों का निगम, शिल्पकारों का चांदी का शुद्ध सिक्का पर मिला दिए तो कारसर पर, सोने का सिक्का स्वर्ण, नहीं तो निस, तांबे का सिक्का, मास्क या टकनी, सिक्का की जांच करने वाले को शूद्र दर्शक, रुद्र दर्शक। श्रेणी किसका संगठन था? मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। देखिए, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था एक पूरी तरह से संगठित सेना थी। सेना में 2 तरह से भर्ती किया जाता था, एक अस्थायी सैनिक और एक अस्थायी सैनिक। अस्थायी तथा अस्थायी सैनिकों की भर्ती की जाती थी। सेना को कई 6 अलग अलग डिवीजन थे। एक का काम था नौसेना देखना, एक का काम मेंटेनेंस देखना, एक का काम घुड़सवारी देखना। 6 अलग अलग क्या बनाए गए थे, विभाग बनाए गए थे। इस समय सेना बहुत ही सुदृढ़ थी। लेकिन यूरोपीय जो इतिहासकार थे, जस्टिन जैसे ये लोग, इन्होंने कहा था कि यह लुटेरों की एक फौज है। मौर्यकालीन सेना को क्या कहा था, लुटेरों की फौज, कि मतलब ये संगठित होकर दूसरे को लूट लेते थे, तो लुटेरों की फौज कहा था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था विशाल सेना थी या छोटी सेना थी? सेना में नेतृत्व करने वाले को सेना नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता? सेना नायक, सेना नायक। ये नंदों की सेना तो पहले ही बहुत बड़ी फौज थी, सिकंदर की सेना भाग गई थी देख के, उससे भी यह 3 गुनी बड़ी फौज थी। तो क्षेत्रफल भी तो बड़ा हो गया था। नंदों के समय पाकिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था, कलिंग नहीं था। अशोक के समय तो सारा चीज आ गया था। तो इसकी सेना बहुत ही बड़ी थी। बोलो काय लिए मिलेगा? तुम नहीं मिला था। चलो ध्यान से देखो, सिकंदर की लड़ाई मेनली किसे होना था? उसे धनानंद से। हालांकि उसकी सेना पार नहीं कर पाए। कौटिल्य ने सेना को कितनी श्रेणी में बांटा था? 3 श्रेणी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 2 चीजों से जानकारी मिलती है। पहली किताब चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, और सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अर्थशास्त्र में शासन की जानकारी मिलती है, नीतियों की जानकारी मिलती है, राजनीति की। लेकिन क्या क्या उस समय हो रहा था, इसकी जानकारी इंडिका से। किससे मिलती है? इंडिका। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे ज्यादा जानकारी इंडिका से मिलती थी। इस समय केंद्रीकृत शासन होता था। सबसे बड़ा क्या होता था? राजा, और राज्य को दे दिया जाता था राजकुमारों को, जिसे राज्यपाल कहा जाता था। और नीचे मंत्री होते थे, मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। मंत्री को क्या कहा जाता? अमात्य। मंत्री को अमात्य। धनानंद के मंत्री का नाम था राक्षस, अमात्य राक्षस। क्या नाम था? लड़की लोग नहीं बताई, लड़का बताया। धनानंद के मंत्री का नाम, मिलता जुलता आंसर देना है आप लोगों को। अमात्य क्या होता था? पर सबसे बड़ा मंत्री होता था, एक तरह का प्रधानमंत्री। अमात्य क्या था? प्रधानमंत्री। पुरोहित का काम धार्मिक क्रियाक्रम। सेनापति का काम, युवराज क्या देखता था? समाहर्ता इनकम टैक्स। समाहर्ता का नाम इनकम टैक्स। जिले में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएम की।
आज के वक्त में भी डीएम की जिम्मेदारी, इसीलिए उसे कलेक्टर कहा जाता है। टैक्स को कलेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? कलेक्टर। आज भी कलेक्टर कहलाता है। तो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएम, कलेक्टर कहलाता है। समझ में गया? इसी को हिंदी में देखिएगा समहारता कहा जाता है। तो कलेक्टर ऑफिस में पढ़िएगा, ऊपर लिखा रहेगा कलेक्ट्रिएट, हिंदी में लिखेगा समहरणालय। समझ में गया कि नहीं? तो डीएम को अंग्रेजी में कलेक्टर, हिंदी में समहारता, समहारता। समझ में गया कि नहीं गया? उसके ऑफिस को समहरणालय। समझ में गया? अंग्रेजी में कलेक्टर का ऑफिस कलेक्ट्रिएट। जिला में कोई भी बड़ी मीटिंग होती है किसके पास होती है? कलेक्ट्रिएट में होती है, डीएम ऑफिस में होती है। मुख्यमंत्री अगर मान के चलिए गए मुजफ्फरपुर और उनको मीटिंग करना है तो कहाँ खोजेंगे? कहाँ बैठी? टेबल लगा रहे, कुर्सी नहीं, डीएम ऑफिस में पहले से बड़ा हुआ है, बड़ा सा वहाँ पर कलेक्ट्रिएट बहुत बड़ा होता है, उसी में मीटिंग वूटिंग लिया जाता है। तो सबके जगह पे होता है। खरा है? हाँ सर, मुजफ्फरपुर वाला बहुत बड़ा है, वही का है। हाँ, हर जगह का बड़ा होता है। सरकारी जमीन की कमी है, कहीं कब्जा लिया। आगे बढ़े। टैक्स वसूलने वाला समहारता, टैक्स वसूलने वाला और रिजर्व पैसा रखने वाला सन्निधाता। सन्निधाता के पास क्या था? पैसा एकदम रिजर्व रहता था। तो बताइए आरबीआई का काम सन्निधाता, आरबीआई इनकम टैक्स समहारता, प्रधानमंत्री आमाद, प्रधानमंत्री आमाद, बाकी छोट मोट मंत्री हुआ करते थे, तो उनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है यहाँ पर। सीताध्यक्ष जो था वो कृषि भूमि के लिए था, आकराध्यक्ष खनन के लिए था, लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा के लिए था, राक्षिन जो था पुलिस विभाग का। देखिए पुलिस का नाम यहाँ रखा है, क्या नाम रखा है? राक्षिन। पुलिस को क्या कहा जाता था? राक्षिन कहता था। देखिए पुलिस बदनाम हो जाती है, पुलिस की प्रॉब्लम समझिए। पुलिस बदनाम को करते हैं सब नेता वगैरह। आप कितनों क्राइम करके जाइए, अगर आपके पीछे एक मंत्री का फोन आ गया, आप कुछ भी किए रहेंगे 99% चांस से छूट जाइए। तो गलती करेगा कोई, अब बदनाम कौन होगा? पुलिस, क्योंकि छोड़ा कौन है? पुलिस। और किसका फोन आया किसी को पता ही नहीं है, तो बदनाम फ्रंट पे कौन होता है? पुलिस हो जाता है। अगर सरकार अच्छा डिसीजन लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खराब डिसीजन लिया तो प्रदर्शन होगा। अब प्रदर्शन को शांत करने कौन आएगी? पुलिस। बदनाम कौन होगी? पुलिस। तो पुलिस को हर जगह उसको क्या करना है? बदनाम। और पुलिस अपनी बातों को नहीं रख सकते। सरकार अच्छा कर रही है, खराब, उसको मतलब नहीं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जो ऊपर से आदेश आ गया वो मानिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका नाम क्या रखा था इसने? राक्षिन। राक्षिन नाम रख दिया था। हालांकि पुलिस वाला सुनेगा तो क्या सोचेगा? हमारा नाम राक्षिन रख लो। आगे बढ़ जाए। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक आदमी हमसे कह रहा था, बताइए पुलिस डिपार्टमेंट का कोई वो नहीं है, यहाँ अभी फोन कीजिए बैठ के, 20 मिनट से कम नहीं लगेगा पुलिस को आने में। हम कहे काम कीजिए, चलिए पुलिस स्टेशन। जितना समय आपको जाने में लगेगा उतना तो उसको भी लगना चाहिए। अपने गए तो आधा घंटा लग गया, जाम में फंस गए। तो किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हर चीज की एक समस्याएं होती है जो कोई दूर नहीं करता है। पुलिस के में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा खराबी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं। आप आर्मी की तुलना करते हैं, आर्मी को कितना बेहतरीन खाना मिलता है, हथियार मिलती है, ट्रेनिंग मिलता है, कैंटीन मिलता है। पुलिस वाला का बंदूकें अलग मिलता है, बेचारा उसको बंदूकें देख के उसका मोटिवेशन गिर जाता है। और फौज वाले को अपना बंदूक देखता है तो उसका जुनून दोगुना हो जाता है, AK-47 आपसे मार देंगे। अब पुलिस और लकड़िया वाला देखता है तो अपने हम वफा करके भी तनहा रह गए। वो लकड़ी वाला बंदूक से क्या करिएगा? कब धोखा दे देगा कोई ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खराबी है। बताइए पुलिस विभाग क्या कहलाता है? राक्षस। पुलिस विभाग, कृषि विभाग सीताध्यक्ष, कृषि विभाग, खनन विभाग, खनन विभाग। आगे बढ़ जाए। बाकी ये मंत्रालय को आपको क्या करना है? याद रखना। समहारता क्या था? टैक्स। समहारता टैक्स। न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे जो थे वो न्यायाधीश हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था में भी दो टाइप का न्यायालय था, एक दीवानी यानी धन दौलत से रिलेटेड मामला, और एक जो था आपका फौजदारी यानी मारपीट से रिलेटेड मामला। तो न्यायालय कितने भाग में बटा था? दो भाग, दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा। धर्मस्थली न्यायालय जो था वो दीवानी मुकदमे को देखता था। कौन सा न्यायालय? धर्मस्थली।
धर्मस्थली न्यायालय जो था वो कौन सा मामला देखता? दीवानी, यानी धन दौलत से रिलेटेड मामला। और वही कंठक शोध जो न्यायालय था, कौन सा? कंठक शोध न्यायालय, ये कौन देखता था? फौजदारी, मर्डर, किडनैपिंग, आग जला, कोनो खेत में आग लगा दिए, धमकी दे के चला है, देख ले तो। समझ में गई नहीं? अलग अलग टाइप का धमकी है। अब आप कहिएगा देख लेंगे, और जाके कोर्ट में कहेगा तो हम तो इसको बोले थे तुमको देख लेंगे। कोर्ट में अलग टाइप का हो जाता है, फिर पूरा प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्य में जयते होता है, बट इसके लिए एक चीज छुपा होता है, सबूत। सत्य में जयते तभी होगा जब आपका सबूत में जयते। तो सबसे पहले सबूत में जयते, तत्पश्चात होगा सत्य में जयते। बहुत बार ऐसे होते हैं कि सबूत के अभाव में उसको छोड़ना पड़ता है, और जज भी मजबूर है, उसको जो नियम कानून है उसी हिसाब से वो चलेगा। और हमारे देश में वकील इतना न पढ़ लिया है, सबकी समस्या हो गई। मतलब वकीलों का नॉलेज इतना हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दामिनी के हत्यारों की मुकदमा को 8 साल 10 साल खींच देना, आप जो भी कहिए, लेकिन वकील का सोच रहे हैं क्या दिमाग लगाया होगा इतना ज्वलंत मामले को भी लेके। बहुत दिमाग लगाता है सब वकील। तो आगे बढ़े। धर्मस्थली न्यायालय दीवानी मुकदमा, कंटक शोध न्यायालय, न्यायालय में सबसे ऊपर किसके पास था? राजा के पास। धर्माधिकारी न्यायाधीश को कहा जाता था। न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? धर्माधिकारी। न्यायाधीश को धर्माधिकारी। आगे बढ़े। धर्मस्थली न्यायालय दीवानी देखता था, और कंटक शोध न्यायालय जिला लेवल पे कौन देखता था? राजू। आपको बताया था राजू डीएम होता है। राजू क्या था? डीएम। नो सिग्नल, सिग्नल आउट ऑफ रेंज कैसे हो गया? आ गया रेंज में। चलिए बाबू सही हो गया, 1 सेकंड के लिए सिग्नल चला गया था। गुप्तचर, देखिए गुप्तचर बहुत जरूरी होते हैं सब। साम दाम दंड भेद, तो भेद किसके लिए था? गुप्तचर के लिए। आपको याद कीजिए कि अजात शत्रु जो था, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, उसने वर्षकार नामक मंत्री को गुप्तचर बनाकर कहाँ भेजा था? वैशाली, और वैशाली जीत लिया था। तो इस समय गुप्तचर भी होते थे। कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। गुप्तचर 2 टाइप के होते थे। एक संचार होता था जो हमेशा घूम घूम के सूचनाओं को इकट्ठा करता था, और एक संस्था नाम का गुप्तचर होता था। वो एक जगह रहता था, उसका ऑफिस रहता था, और किसी को पता नहीं रहेगा। मान के चले किराना का दुकान खोल दिया है और वहीं से सारा चीज देखते रहेगा कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो 2 तरह का गुप्तचर होता था। एक अस्थायी जो रुका रहता था एक जगह अस्थायी, उसे संस्था जो भ्रमण करते रहता था उसे संचार कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था इस समय बहुत ही सुदृढ़ थी। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? सुदृढ़। अशोक के काल में जिला लेवल का न्यायालय कौन होता था? हाँ, राजू को होता था। गुप्तचर कितने टाइप के? 2। गुप्तचर को हम लोग गूढ़ पुरुष कहते थे। कौन सा पुरुष? गूढ़ पुरुष। और राक्षिन किसे कहते थे? पुलिस। धर्माधिकारी जज, धर्माधिकारी राजू डीएम, राजू प्रधानमंत्री अमात्य, प्रधानमंत्री अमात्य कहलाता था। धर्माधिकारी जज, राजू डीएम, राक्षिन पुलिस, गूढ़ पुरुष संचार नामक गुप्तचर घूम घूम के, नामे से स्पष्ट है संचार। और संस्था दीवानी मुकदमा धर्म, और फौजदारी कंठक शोध। अभी उसे सेशन कोर्ट एंड सिविल कोर्ट कहते हैं। आपको पॉलिटी में पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा है? पॉलिटी में आप लोग को पढ़ा दिए। आगे बढ़े। मौर्यकालीन वास्तुकला। देखिए बाबू, मौर्य काल के वास्तुकला में लकड़ी के भवन बहुत बेहतरीन बनाए गए थे। और अशोक के समय आप पढ़ेंगे, सिकंदर को भी यहाँ से बढ़ई बहुत पसंद आए थे। सिकंदर को भी बिहार के कौन पसंद आए थे? बढ़ई। कारपेंटर बोला जाता है, बढ़ई। और एक से एक बढ़ई मिलते हैं। आपको इतना बढ़िया बना देंगे लोग सामान वगैरह। ऐसा नहीं नौसिखिया की मार के टेंटर ठोक दे यहाँ पर।
बढ़ई उस समय बहुत बेहतरीन थे, तो बढ़ई बहुत ज्यादा मिलते थे। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का मतलब होता है बिल्डिंग भवन का निर्माण करना। तो स्थापत्य कला में सबसे प्रमुख स्थापत्य कला क्या था? तो आपका लकड़ी के भवन, लकड़ी के भवन, लकड़ी के भवन इस समय बहुत प्रसिद्ध था। अशोक का समय साच ये क्या नाम है आपका, स्तंभ मिला, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। सारनाथ में है, दिखता कितना है? 3। अशोक स्तंभ में कितने हैं? 4। तो इस समय एक और स्थापत्य कला अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में कितने स्तंभ शेर हैं? 4 हैं। दिखेंगे कितने? 3। और ये अहिंसा का प्रतीक है, मतलब कहा जाता है एक जंगल में एक ही शेर रह सकता, ऐसा नहीं बहुत सारे रहते हैं सब। समझ में आ गए? अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जंगल कम हो गया है ना। तो कहा मरा जाओगे लोग यहाँ पे, अभी कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो ये आदमी पकड़ पकड़ के हम लोग को फ्लैट में डाल देगा। शेर नंबर 1, फ्लैट नंबर 240। तो वो 4 शेरों को एक जगह रखा। अब दिखेगा कितना? 3। कितना दिखेगा? 3। ये अहिंसा का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है? अशोक। कितना दिखता है? 3 है। कितना? 4। भाई फोटो खींचिएगा तो 3 को ना आएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे देखिएगा अधिकारी लोग को 3 स्टार लगा रहता है, और उसके बाद 4 स्टार के बराबर अकेले को स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ। मेजर होता है ना, देखिए लेफ्टिनेंट रहेगा तो 2 स्टार, कैप्टन रहेगा 3 स्टार, 3 से ज्यादा स्टार नहीं लगा सकते। और 4 स्टार लगाना है मेजर में, तो 4 की जगह एक को क्या लगा देते हैं? अशोक स्तंभ। समझेगा? अब एक मेजर पे क्या लगा रहेगा? अशोक स्तंभ। मेजर का प्रमोशन होगा लेफ्टिनेंट कर्नल, तो एक अशोक स्तंभ, एक स्टार। कर्नल में एक अशोक स्तंभ, 2 स्टार। ब्रिगेडियर में एक स्तंभ 3 स्टार। तो ये सब उसका क्या होता है? लोगो होता है। तो ये भी एक तरह का क्या था? स्थापत्य कला था। एक पिलर बना है, देखिए बड़ा सा पिलर बना है, उसके ऊपर क्या रखा है? शेर। शेर रखा हुआ है यहाँ पे। कितने शेर हैं? 4। तो ये भी बहुत बड़ा अशोक क्या था? स्तंभ हुआ करता है। ये मौर्य काल की स्थापत्य कला। मौर्य काल में एक और मिला है दीदारगंज। पटना सिटी जो है ना, यहाँ से गाय घाट के उधर जाइएगा तो एक जगह है दीदारगंज, पटना में ही है। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो ये दीदारगंज जगह है, वहाँ पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। क्या होगा ना, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। इसके अलावे स्तूप, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। सबसे बड़ा स्तूप सांची, 84,000 में सबसे बड़ा कौन सा है? सांची का स्तूप। देखिए अब आपको इमेज दिखा देते हैं हम यक्ष और यक्षिणी की। 2 मूर्तियों में यक्ष तथा यक्षिणी की। यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष तथा यक्षिणी की मूर्ति। पहले जमाने की मूर्ति उतना सीधा भी तो नहीं रहता था, मतलब इमेज उस समय का जैसा बनेगा वैसे ही रहेगा। आ गया जी। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। तो ये कहां से मिला है? ये मूर्ति दीदारगंज। इनकी कई सारी मूर्तियां मिली है, कहीं खड़े हुए, कहीं बैठे हुए, कहीं सिंहासन पे, कहीं कुछ पे। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। तो उस समय की चित्रकला होती थी तब तो एक तो अजीब सा पत्थर को काट काट के एक मानव का क्या देना, आकार देना, ये एक स्थापत्य कला है अपने आप में, डिजाइन है, तभी तो आप दे सकते हैं वहां पे। तो ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल में। मौर्य काल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्तूप मिले हैं। क्या मिले हैं? स्तूप। स्तूप में देखिए क्या क्या चीजें होती थी, वो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। स्तूप कई डिजाइन के थे। अभी पटना में गोल घर देखे हैं?
वो भी स्तूपे डिजाइन का है, बट वो स्तूप नहीं है, वो क्या है, गोदाम है। स्तूप नहीं है, वो क्या है, गोदाम है। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, स्तूप होते हैं। अब नेपाल में जाइएगा, राजगीर में जाएंगे तो कौन सा स्तूप मिलता है, शांति स्तूप। अरे ये राजगीर वाला है क्या? ये आप भी, अरे वो नहीं, ये क्या सिस्टम है ना कंप्यूटर का, इसको किसी दिन हम फोड़ देंगे। अभी इसको किए हैं तो ये यहाँ गया है और वो वहां चला गया है। देखिए ये है कॉन्सेप्ट स्तूप का। इस टाइप का ही स्तूप होता है। स्तूप के हिस्से होते हैं। ये अंडा की तरह जो होता है ना, आप अंडा की तरह, ये मेन स्तूप का हिस्सा। इस अंडा के समान वाले को अंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अंडा के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? और ये ऊपर वाला जो है ये हार्मिका कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? हार्मिका। क्या कहलाएगा? हार्मिका। और ऊपर इसमें ना इस टाइप के बने रहेंगे, छत्रावती। छत्रावती या छत्री कहलाता है। छत्रावती या छत्री कहलाएगा। समझ में आ गया? ही नहीं, सबसे ऊपर वाला। अब गाय घर, पटना में गोल घर, उसमें ये आपका हार्मिका है क्या? ऊपर नहीं है। क्या उसमें छत्री है या छत्रावती है? नहीं है। हाँ, वो अंडा के समान है, अंड की तरह है, वो अलग बात है। अब इसमें एक गेट होता है, एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री। इस बाउंड्री को वेदिका कहते हैं। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? वेदिका। चारों ओर से एक बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री को क्या कहा जाएगा? वेदिका। दीवार रहेगा चारों ओर से, वो क्या बन गया? वेदिका। अब इस वेदिका में एक गेट रहेगा। क्या रहेगा? द्वार। और ये द्वार ऊंचा रहेगा, बहुत ऊंचा द्वार यहाँ पर। और इसमें इस स्टेप में कुछ कुछ बना रहेगा, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा स्तूप का। इसे तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। तो द्वार को क्या कहेंगे? तोरण। क्या रहेगा? तोरण। अब ये देखिएगा, तोरण द्वार जो है ये आपको जान, तोरण द्वार आप देखेंगे तो गांव वगैरह में जब प्रवेश कीजिएगा ना, तो गांव में घुसने से पहले एक बड़ा सा सीमेंट का गेट लगा रहता है। इससे उसमें दरवाजा नहीं लगा रहता, बस क्या वो हम यहाँ पढ़ाएंगे। अजब आदमी है तुम, पागल। पढ़ाई छोड़ के तुमको क्या करेंगे? ऑफिस में जाओ सीधे। जब पागल लोग हैं तो समझ में नहीं आता है उनकी समझ। आपको जो समस्या ऑफिस में बताइए ना, डिसिप्लिन देख रहे हो। क्लास छोड़ो, क्या समझा रहे थे, क्लास छोड़ के इनको 2 मिनट हमसे बात करना। क्वेश्चन खड़ा होकर डाउट पूछेंगे आप पे। देखिएगा, वो गांव वगैरह में एंट्री करने जाइएगा तो आपका अगर गांव बड़ा होगा या अगर आपके गांव की कोई ऐतिहासिक होगा, जैसे हमारे घर के थोड़ी दूरी पे एक आदमी सेना में शहीद हो गए थे, तो द्वार पे ना उन्हीं का नाम लिखा गया है। और अब यहाँ मुसल्लापुर हाट पे भी देखिएगा, जो हाट है तो सही देखिएगा, द्वार मिल लिखेगा ना यहाँ पे, तो यही आपका क्या मिलेगा? तोरण द्वार। कौन सा द्वार? तोरण द्वार। तो तोरण, स्तूप में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तोरण। बाउंड्री को वेदिका। बाउंड्री को, और ये क्या कहलाएगा? हाँ, ये ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा? हार्मिका। और ऊपर ये छत्र या छत्रावती। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब यही मेन कॉन्सेप्ट है किसी भी स्तूप का। अब आप 2 जगह से आपको तोरण देना है तो उधर से दे दीजिए। 4 को गेट बनाना है, 4 को तोरण दे दीजिए। मेन कॉन्सेप्ट स्तूप का यही है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या स्तूप एक देवता के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर जगह, स्तूप यहाँ पर। और इसके यहाँ पे शांति का प्रतीक कहा जाता था। राजगीर में पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे? शांति स्तूप। कंसेप्ट कमोबेश वही है। अब पहाड़ पे है तो पहाड़ पर वेदिका बनाने का आपके पास जगह नहीं रहता है। पहाड़ पे कहाँ से बाउंड्री मार पाइएगा? तो हो सकता है वेदिका ना रहेगा लेकिन तोरण रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से देखना है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? सांची। सबसे बड़ा स्तूप सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छत्र कहाँ होता था? सबसे ऊपर। छत्र के नीचे हार्मिका, हार्मिका के नीचे बाउंड्री क्या कहलाती थी? वेदिका। प्रवेश द्वार को क्या कहते थे?
यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली है? कहाँ मिला है? दीदार का। इस समय सबसे प्रमुख कौन कलाकार होते थे? मतलब बढ़ई होते थे। कौन होते थे? बढ़ई। अशोक स्तंभ जो 4 शेर वाले कहाँ से मिला है? कहाँ से? साल। अब बच गया यहाँ पे सामाजिक जीवन, प्रशासनिक ढांचा, ये सब चीजें इसको कल बता देंगे आप लोग को। मौर्य काल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपको मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का क्लास